अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर कपोतक्की चंचला और आप देख रहे हैं हेल्थ फॉर ऑल ओनली ऑन मीडिया फोकस चैनल। लास्ट वीक हमारा प्रोग्राम देखने के लिए और उसकी इतनी ज़्यादा पजीराई करने के लिए हम मीडिया फोकस की जानिब से आपके इंतहाई मशकूर हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसे मुख्तलिफ टॉपिक से प्रोग्राम करते रहेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस के ऊपर। हेपेटाइटिस की जैसे कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ इकसाम है, तो आज हम उसी पे बात करेंगे, थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जी डॉक्टर कपो, हेपेटाइटिस के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, हेपेटाइटिस जिसको आम ज़बान में पीलिया कहा जाता है या फिर यरकान भी कहा जाता है। लोगों को सबको पता है, कभी ना कभी किसी बच्चे को या बड़े होने के बाद भी आपको यरकान हुआ होता है। जी। तो ये क्या है एक्चुअली? पीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके जिस्म का रंग पीला हो जाता है, उसके साथ साथ आपकी आंखें भी पीली हो जाती है। तो हमने उसको नाम दे दिया पीलिया का नाम दे जी दिया। जी, हमने उसको पीलिया का नाम दे दिया। लेकिन पीलिया एक्चुअली एक किस्म का इन्फेक्शन है और ये एक जो मोस्ट कॉमनली ये इन्फेक्शन जो है एक वायरस से होता है। मुख्तलिफ तरीके के वायरस होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं पीलिया के अक़साम होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। जी। हेपेटाइटिस ए सबसे ज़्यादा कॉमन है। जी, मोस्ट कॉमन जो फॉर्म है हेपेटाइटिस की वो हेपेटाइटिस ए है। जी, आम तौर पे जो लोगों को खाने पीने की वजह से पानी साफ ना पीने की वजह से जो पीलिया होता है वो हेपेटाइटिस ए ही होता है। अच्छा, ये आपने देखा ये ज़्यादातर बच्चों में मोस्ट कॉमनली देखने में आता है हेपेटाइटिस ए ना? जी, ऐसा ही है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बाहर पापड़ वगैरह खा लेते हैं, बच्चे जो है रोड साइड फूड खा लेते हैं। जब वो स्कूल जाते हैं तो घर वाले उनको पैसे देते हैं और वो उन्हीं पैसों से बाहर का खाना खा लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि हम कहाँ का खाना खा रहे हैं, वो साफ जगह है कि नहीं है, वो बस खा लेते हैं क्योंकि वो तो बच्चे होते हैं। बेसिकली तो हेपेटाइटिस ए का स्प्रेड आपको इस वक्त समझ में आया कि हाइजीन ना मेंटेन करने की वजह से, गंदा पानी इस्तेमाल करने की वजह से। हेपेटाइटिस ए के बारे में हमने बहुत बात कर ली, अब मैं आपको बताती हूँ हेपेटाइटिस ई। ये भी इसी तरीके की बीमारी है जो कि खाना पीना और या पानी साफ़ सुथरा ना हो तो ही हो सकता है, मतलब हाइजीन की आपको सबसे ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। लेकिन हेपेटाइटिस ई जो है ये प्रेगनेंसी में ज़्यादा कॉमन होता है। जो औरतें क्या नाम है प्रेग्नेंट होती हैं उनको हेपेटाइटिस ई ज़्यादा कॉमनली लग जाता है। हेपेटाइटिस ई जो है वो गांव देहात में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू शहर में। उसके बाद हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी, सी और डी की। जहाँ तक रही बात डी, तो हेपेटाइटिस डी ज़्यादातर उन्हीं में होता है जिनको हेपेटाइटिस बी हो चुका जी। हेपेटाइटिस डी अलग से कभी किसी को सुनने में हमें नहीं मिलता, लेकिन जिनको हेपेटाइटिस बी हो जाए तो उनको साथ साथ हेपेटाइटिस डी भी हो सकता है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी और सी की। हेपेटाइटिस बी और सी हाइजीन की वजह से बिल्कुल भी नहीं होता। इसके 2-3 तरीके होते हैं जिस तरीके से ये चीज़ें फैलती हैं। सही। जी डॉक्टर इकरा, आप बताइए। हेपेटाइटिस बी जहाँ तक देखने में आया है तो वो जब जो हम देखते हैं अपनी कॉमन रूटीन में, जब हम पेशेंट्स देखते हैं वो आता है जैसे पेशेंट जो ड्रग एडिक्ट होते हैं। आपने कॉमनली देखा होगा वो अफराद जो नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट कॉमनली किसी का ब्लेड यूज़ करने से या सिरिंज यूज़ करने से ये जो है वो फैलता है। दूसरा एक और चीज़ होती है जिनसी ताल्लुकात की वजह से भी ये फैलता है। अगर किसी ऐसे इंसान के साथ आपका ताल्लुक है जिसको पहले से हेपेटाइटिस बी या सी हो तो भी ये फैल सकता है। और इसके साथ एक और चीज़ है कि अगर हम खून चढ़ा रहे हैं और उस ब्लड के अंदर हेपेटाइटिस बी या सी का वायरस मौजूद है तो भी हमें लग सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें आपको पहले देखनी पड़ती हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाने से पहले आपको पहले स्कैन करना पड़ता है। इस हमेशा जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करें, किसी को खून चढ़ाना हो, हमेशा स्कैन ब्लड यूज़ करें। इसीलिए कहा जाता है कि खून जब भी चढ़ाओ किसी अच्छे ब्लड बैंक से खून लेकर आओ। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस के अलामात के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ए में क्या अलामात होते हैं, तो डॉक्टर इकरा हमें बताइए। हेपेटाइटिस ए की जो मोस्ट कॉमनली अलामात जो देखने में आती हैं, जो सिम्टम्स पेशेंट में देखने में आते हैं, वो थोड़े से रिजेंबल करते हैं डायरिया की तरह से। डायरिया होता है लॉस ऑफ एपेटाइट जिसे कहते हैं, भूख का ना लगना, पेट में दर्द होना, ठीक है, वॉमिटिंग होना, उल्टियाँ, क़य लगे जाना,
और इसके अलावा थकावट का एहसास होना और जॉइंट पेन, जोड़ों में काफ़ी दर्द होता है। तो ये कुछ मेन अलामात हैं जो हेपेटाइटिस ए में नज़र आती हैं। जोड़ों में दर्द होना सब में इतना कॉमन नहीं होता, जी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट अलामात है, आँखों में पीलिया का नज़र आना और जिस्म में का पीला पड़ जाना और पेशाब का रंग बदल के पीला हो जाना। ये कुछ चंद कॉमन अलामात है जो आपको तकरीबन सब में देखने को मिलते हैं। हमें फ़ौरी इसका इलाज करना चाहिए। वैसे तो इसका कोई इलाज हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं खाने-पीने में एहतियात, जिसके ज़रिए हम हेपेटाइटिस को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, इसमें हमें किसी तरीके की एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ में हमें ज़रूरत पड़ती है, हम किसी भी तरीके की चिकनाहट नहीं खा सकते, क्योंकि वो हमारे जिगर पे असर कर देती है और इसीलिए हमें बिल्कुल हल्का खाना कुछ चाहिए। ड्रग्स से भी हमें एहतियात करनी पड़ती है। कुछ अगर आप अपने कंसल्टेंट के पास जाएँ, जब भी आपको हम ये जब भी प्रोग्राम करते हैं आपको बताते रहते हैं कि आप जब भी किसी बीमारी से दो-चार हों तो ज़रूर अपने कंसल्टेंट के पास जाइए और उनसे मशवरा कीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारा प्रोग्राम का मकसद सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है, इलाज बताना नहीं है। ठीक है? ऐसी ही जी, बात है। ऐसे ही तो है। हम आपको सिर्फ़ यहाँ पे इन्फ़ो दे रहे हैं, आपकी एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको सिर्फ़ मालूम हो कि ये बीमारी क्या है, आप पैनिक ना हो घर पे, आप डर ना जाएँ इस बीमारी से, खौफ़ज़दा ना हो जाएँ। लेकिन जब भी इलाज की बारी आती है तो आपको अपने करीबी कंसल्टेंट से ही मशवरा करना चाहिए और उनके ही बताए हुए इलाज पे आपको अमल करना चाहिए। जब भी आप लोगों को ऐसा महसूस हो कि आपको पीलिया हो रहा है, उस टाइम पे आप कंसल्टेंट के पास जाएँगे और कंसल्टेंट कुछ चंद टेस्ट होते हैं जो हमें लिख के देते हैं, उसमें सबसे कॉमन जो है वो उसे एलएफटीज़ कहते हैं, जिगर का टेस्ट होता है। उसके साथ-साथ हर हेपेटाइटिस का एक अपना स्पेसिफिक टेस्ट होता है। हेपेटाइटिस ए का अलग टेस्ट है, बी का अलग है, सी का अलग है, बिल्कुल। सबके अलग-अलग टेस्ट सबके होते अलग हैं। टेस्ट होते हैं। जिस तरह से टेस्ट अलग-अलग है, उसी तरह से सबका इलाज भी डिफरेंट है। जी। जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी बताया कि हेपेटाइटिस का कोई ऐसे एज़ सच स्पेसिफिक इलाज नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसे रेमेडीज़ हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। ऐसी बातें मोस्ट कॉमनली इसमें हम देखने में आते हैं कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी हमें जो है वो जी, कंसल्टेंट बता पानी रहे का होते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल हर डॉक्टर कहता है करने के लिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि जब हम पानी ज़्यादा पिएँगे, तो हमारे जिस्म में जो टॉक्सिन्स होती है, जो पॉइज़न वाली चीज़ें होती है, वो जिस्म से बाहर निकल जाती है और हमारा जो लिवर होता है, जिगर, उसको मतलब वो प्यूरीफाई हो रहा होता है और उसके बाद वो अपने फंक्शन प्रॉपर्ली कर रहा होता है। ठीक है, तो सेकंड आपने जैसे बताया कि इसका कोई मखसूस इलाज नहीं है, लेकिन हमारे पास 2 और ऐसे हेपेटाइटिस है जिनके मखसूस इलाज मौजूद है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी बी और एंड सी। सी। पुराने वक़्तों में इसका इलाज नहीं होता था, लेकिन अब जदीद साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि अब हमारे पास हेपेटाइटिस बी की तो वैक्सीन भी अवेलेबल है और हेपेटाइटिस सी जिसको लाइलाज मर्ज़ समझा जाता था, उसका भी हमारे पास इलाज आ गया है। ऐसा ही है, हेपेटाइटिस बी और सी में सबसे खतरनाक हम हेपेटाइटिस सी को कहते थे, क्योंकि हेपेटाइटिस सी से हमारा जिगर जो है वो पहले वायरस से इफ़ेक्ट होके बाद में काम करना ही छोड़ देता था और फिर आगे चल के कैंसर भी हो जा रहा है। कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता था, जिसका तो बिल्कुल ही इलाज नामुमकिन हो गया था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साइंसदानों ने इतनी तरक्की कर ली है और मुल्क की खिदमत के लिए हमारे पास एक नया तरीका आ गया, जिसकी वजह से हम हेपेटाइटिस को भी इलाज को मुमकिन बना सके हैं। सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस ए के इलाज की, कि हम इसके इलाज के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ए के इलाज के लिए सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि आपने जाना है कंसल्टेंट के पास और उनके दिए हुए मशवरे पर ही अमल करना है। लेकिन आप जो घर में कर सकते हैं वो हम आपको थोड़ा-सा बता देते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा ने पहले भी फरमाया कि आपको पानी का ख़ास ख़्याल रखना है। अपनी डाइट के अंदर फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी इसको हम कहते हैं, जूसेस को, पानी को और लिक्विड की जो आपकी ग़िज़ाइयत है उसको आपने इंक्रीज़ कर देना है। दूसरा आपने ये करना है कि बाहर की अशिया, तली हुई अशिया, जंक फूड इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि आपका जिगर कॉम्प्रोमाइज़ है इस वक़्त। तो सारी चीज़ें आपके डायरेक्टली जिगर को इफ़ेक्ट कर रही होंगी। तो आपने क्या करना है कि बाहर का फूड, तली हुई अशिया, मिर्चों वाला खाना, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है और सादा फूड थोड़ा इस्तेमाल करना है। इसके साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट हमें ग्लूकोज़ का इस्तेमाल भी करना है, क्योंकि ग्लूकोज़ जो होता है वो जिगर को ज़रूरत होती है और जब आप अपने बॉडी में ग्लूकोज़ प्रोवाइड करते हैं और सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ ग्लूकोज़ जो है वो है गन्ने का रस। जब एक इंसान पीलिए से सफ़र कर रहा होता है और वो गन्ने का रस पीता है, तो हमारा जो जिगर है वो ऑटोमेटिकली बेहतर होने लग जाता है। तो गन्ने का रस
इफ़ेक्टिव है। उसके साथ साथ हम ओआरएस का पानी पी सकते हैं जो हमें घर में अवेलेबल है। अगर आप ओआरएस पाउडर बाहर से ख़रीद नहीं सकते तो हम घर में भी ओआरएस को बना सकते हैं। ये तो वो चंद चीज़ें थी जो हमने आपको बताई कि आप घर में रहते हुए कर सकते हैं। साथ में हमने आपको ये भी बताया कि अपनी मर्ज़ी से या आस-पास के लोगों की कही हुई दवाई आपने नहीं खानी है, आपने सिर्फ़ कंसल्टेंट की बताई हुए इलाज पर ही अमल करना है। दूसरा ये कि हेपेटाइटिस जब होते हैं तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपको अगर ना पता हो और आपने अपनी मर्ज़ी से खा ली हो तो वो आपके जिगर को और ख़राब कर सकती हैं। और उनमें सबसे कॉमन जो दवाई है वो है एंटीबायोटिक, क्योंकि एंटीबायोटिक आपके जिगर को और आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचाती है। तो जब भी आपको पीलिया हो, बगैर किसी डॉक्टर से मशवरा किए कभी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। जितना पानी पी सकते हैं उतना पानी पिए, जितना गन्ने का रस पी सकते हैं उतना गन्ने का रस पिए। उसके साथ साथ भूख अगर आपको नहीं लग रही तो आप क्या नाम है, खाना पीना लाइट खाना पीना खाएं, घर के अंदर तेल का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। सूप वगैरह पी सकते हैं। उसके साथ साथ अंडे का उस टाइम पे इस्तेमाल ना करें, प्रोटीन वाली चीज़ें कम खाएं और फ्रेश जूसेस ज़्यादा पिए, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें खाने के अंदर, ताकि जल्द से जल्द 14 दिन के अंदर आपका पीलिया ठीक हो जाए। डॉक्टर कपूर, अक्सर लोग समझते हैं कि हेपेटाइटिस जो है वो एक मौरूसी बीमारी है, यानी जेनेटिकली ट्रांसफ़र हुई है। क्या ये सच है या ये एक मिथ है? नहीं, नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बता दिया था कि ये हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से होता है। मतलब अगर पानी साफ़ नहीं है किसी जगह का या खाने-पीने में ये वायरस कहीं से आ सकता है और आपने वो खाना गलती से खा लिया, तो फिर ये आपको हो सकता है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि घर का खाना खाएँ, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएँ। आपको नहीं मालूम बाहर जब हम खाना खाते हैं, वो खाना हवा के अंदर है, वायरस हर जगह है। वायरस कहीं से भी आ सकता है आपके खाने के अंदर। तो ये बिल्कुल भी आपके फैमिली में एक दूसरे को होने से नहीं फैलता। लेकिन ये ज़रूर सच है कि हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो अगर आपके शौहर को हो तो आपकी बीवी में ज़रूर जा सकता है। जी, ये तो डॉक्टर कपूर ने हमें इंतहाई इन्फॉर्मेटिव बात बताई। उम्मीद है आपकी मिथ्स थोड़ी-सी क्लियर हो गई होंगी, आपके दिमाग में जो ये चीज़ें लोगों से सुनी-सुनाई बातें जिस पे लोग भरोसा कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर की बताई हुई बातों पे ही अमल करना चाहिए। अच्छा, हमने काफ़ी बात कर ली हेपेटाइटिस ए के स्प्रेड के ऊपर भी और ट्रीटमेंट के ऊपर भी। अब हम प्रिवेंशन पे थोड़ी-सी बात करते हैं कि अब हम हेपेटाइटिस ए को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हेपेटाइटिस ए को नहीं, बाकी हेपेटाइटिस को भी कैसे हम प्रिवेंट करते हैं, इस पे हम थोड़ी-सी बात करते हैं। जी, बिल्कुल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में। हेपेटाइटिस ए मतलब आम ज़बान में जो सबको जिसे सब पीलिया के नाम से जानते हैं। उसके लिए हम पानी हमेशा उबाल के पिएँ। उसके बाहर से खाना लेने से पहले देख कर लें कि कहाँ का खाना खा रहे हैं, क्या वो जगह साफ़ है, नहीं है, क्या वो लोग साफ़-सुथरे कंडीशन में खाने को रखते हैं। क्योंकि अगर आप सही से चीज़ों को प्रिज़र्व नहीं करेंगे तो फिर वायरस तो कहीं से भी आ सकता है। इसके साथ-साथ अगर आप घर में भी खाना पका रहे हैं तो पानी का इस्तेमाल घर पे भी या तो मिनरल वाटर इस्तेमाल करें या पानी को उबाल के और लें। जो खाना पका रहे हैं उसकी हाइजीन का भी काफ़ी रोल आता है इसमें। जी, ऐसा ही है। बात है, उनके हाथ साफ़ होने चाहिए, अपने हाथ को प्रॉपर वॉश करें, हाइजीन मेंटेन करें। बार-बार इस बात पे हम ज़ोर देते हैं कि हाइजीन का प्रॉपर ख़्याल रखें तो आप एक नहीं कई बीमारी से बच सकते हैं। जी, ऐसा ही है, क्योंकि हर वायरल बीमारी जो है वो कहीं न कहीं देखा जाए तो हाइजीन की वजह से ही एक दूसरे में फैल रहा होता है। तो इसी के साथ-साथ हम दूसरी ये चीज़ें कर सकते हैं कि घर में भी हम फ़िल्टर का पानी इस्तेमाल करें, पानी को उबाल के इस्तेमाल करें, पानी के साथ-साथ खाने को भी ऐसी जगह से खरीद के लेके आएँ जहाँ हमें मालूम हो कि नहीं ये लोग साफ़ खाना प्रोवाइड करते हैं। चिकन वगैरह भी अगर हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें इतना प्रॉपर्ली वॉश करके सब्जियां, फल और जो गोश्त वगैरह घर के अंदर आ रहा है उसको भी हम वॉश करके सही से यूज़ करें। जो उसका एक प्रॉपर मेथड है उसको सही से धोने का, सुखाने का और फिर यूज़ करने का, पकाने का, तो उसको काइंडली फॉलो और करें। इसके साथ-साथ ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड ना खाएँ, क्योंकि जब हम ज़्यादा फ़ास्ट फूड खाते हैं तो हमारा जिगर उससे मुतासिर होता है और उससे मुतासिर होने की वजह से भी हमें पीलिया हो सकता है।
अब ये तो सारी बात आ जाती है पेरेंट्स के ऊपर। पेरेंट्स को कंट्रोल करना आजकल बड़ा मुश्किल है। बच्चे जो है वो तो बाज ही नहीं आते हैं, उनको तो खाने ही बर्गर होता है, उनको तो खाने ही पिज़्ज़ा होता है। तो ये सारी बात आती है कि आपने अपने घर में ये सब चीज़ें कंट्रोल कैसे करनी है, क्योंकि बच्चों में हमने ये बात डिस्कस की कि बच्चों में हेपेटाइटिस से बहुत कॉमनली फैलता है, ठीक है। और जहाँ पे जो तली हुई अशिया हैं या जंक फूड है उसका इस्तेमाल आ जाए तो वो और मसला क्रिएट करता है। जी, ऐसा ही है। ये तो हमने बात कर ली है हेपेटाइटिस ए की। आइए बात करते हैं हेपेटाइटिस बी और सी से हम किस तरीके से बच सकते हैं। अच्छा, बी और सी का जहाँ तक ताल्लुक है तो ये पहले भी हम प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि इसका स्प्रेड कैसे है, तो हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। हम प्रिवेंट ऐसे कर सकते हैं कि मोस्ट कॉमनली देखा जाता है कि जब आप ये हजाम के पास जाते हैं तो वो जो ब्लेड जो यूज़ कर रहे होते हैं ना, अक्सर देखने में आता है कि वो एक क्लाइंट का यूज़ करके दूसरे पे भी वही चला देते हैं। तो यहाँ पे हाइजीन मेंटेन करने की एक बात आ जाती है कि आपने ब्लेड हमेशा जो यूज़ करना है वो फ्रेश हो, नया हो, किसी का पहले यूज़ किया हुआ ना हो, तो आप इससे बहुत बच सकते हैं इस तरीके से। दूसरा ये कि सिरिंज जब आप यूज़ करते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो अफ़राद जो नशे के आदी होते हैं, वो सिरिंज एक इंसान ने अपने आप को लगाई, दूसरे ने दूसरे को उसी वही सिरिंज को यूज़ कर लिया, तो इस तरीके से बहुत मोस्ट कॉमनली ये फैलता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप जो है वो सिरिंज जो है वो हमेशा नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि ये तो एक गलत तरीका है। आपको नशे से और नशावर चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। लेकिन आप मोस्ट कॉमनली जिस हॉस्पिटल का आप इंतखाब कर रहे हैं अपने इलाज के लिए या किसी बीमारी के लिए किसी इंजेक्शन को लगवा रहे हैं, तो आप मेक श्योर करें, आप इस बात को यकीनी बनाएं कि वो नई सिरिंज आपको लगाई गई हो, वो नई सिरिंज यूज़ की गई हो, और जिसने आपको, जिस स्टाफ ने, जिस नर्स ने आपको वो सिरिंज लगाई हो, उसने प्रॉपरली ग्लव्स पहने हो, ठीक है। क्योंकि ये जिस तरीके से पहले आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन तब तक समझ आ ही गया होगा कि ये ब्लड से, सलाइवा से और जिनसी ताल्लुकात के दौरान हाइजीन ना मेंटेन करने से ये फैलता है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी के साथ मैं ये भी इसमें इजाफ़ा करना चाहूँगी कि अगर हम खुद ग्लव्स पहनेंगे तो ज़ाहिर है हम खुद भी उस इंजेक्शन के नीडल के प्रिक से बचेंगे। जो डॉक्टर्स हैं वो ऑपरेशन के दौरान भी ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशल केयर करते हैं जिनको हेपेटाइटिस बी और सी की बीमारी होती है। दूसरा ये हेपेटाइटिस बी से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप वैक्सीन इस्तेमाल करें। जी, वैक्सीन जो है वो हमारे एक क्या नाम है ईपीआई का पार्ट है। बचपन में हर किसी को लग जाती है ये वैक्सीन। लेकिन वैक्सीन हमें, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो हो नहीं सकता। वैक्सीन लगाने के बावजूद भी आपको ये वायरस लग सकता है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर आपने वैक्सीन लगा ली तो बीमारी से आपको निजात मिल गई है और आप ऐसे काम करेंगे कि जिससे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई लग सकता है तो आपको नहीं लगेगा। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। वो आपकी एक इम्यूनिटी ज़रूर डेवलप हो जाती है, लेकिन आपको फिर भी वायरस लग सकता है, तो आपने हाइजीन फिर भी मेंटेन करनी है। और मैं माशरे के लिए, माशरे को सेफ रखने के लिए खाली इतना कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी नीडल का या किसी भी ब्लेड का इस्तेमाल करें तो उसको हमेशा डस्टबिन के अंदर प्रॉपर वे में डंप करें। ऐसा ना हो कि आप रास्ते में फेंक दें और लोग उठा के उसका इस्तेमाल करने लग जाएं। उम्मीद है आज के प्रोग्राम से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी और आपको काफ़ी पसंद आया होगा हमारा प्रोग्राम। नेक्स्ट टाइम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और अगर हमसे कोई सवाल करना चाहते हो या किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा और किस हवाले से बात करना चाहते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मुझे और डॉक्टर कप्पू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।